बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बजट में पाकिस्तान को क्या मुश्किलात आ रही हैं, एक मेरी बात ज़हन में रखें। अक्सर लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते कि हम IMF के पास क्यों गए थे और हम IMF के प्रोग्राम में क्यों हैं। शायद मुझसे ज़्यादा किसी ने इस बारे में जो है वो बात नहीं की तफसील से, और लोग तो खैर उल्टी सीधी बातें करते हैं कि IMF ने फंसा लिया, IMF के पास चले गए, IMF के सामने लेट गए, IMF ने जो है वो अपनी शराइत मनवा ली। हम IMF के पास इसलिए गए थे और शराइत इसलिए माननी थी कि हम बुनियादी तौर पे एक दिवालिया मुल्क हो रहे थे। हमारे पास कोई एक स्टेट ओन एंटरप्राइज नहीं था कि हम कहते जी यहाँ से हमारी कमाई होगी या ये हमारी टैक्स इनकम है और यहाँ से हम जो है वो पैसा करके जो है वो कर्जा उतार देंगे जो हम पे है, और जो आपसे नेक्स्ट कर्जा ले रहे हैं वो भी उतारने के हमारे पास ज़राए मौजूद हैं। हमारे पास ज़राए आमदन नहीं थे। इसके बावजूद जब आपको कोई बैंक कर्जा देता है तो वो कड़ी शराइत पे देता है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में तमीज़ इसलिए बांधी है कि अब IMF आपसे ये कह रहा है मुबैना तौर पे, और इसके बारे में जो है वो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि आप जो लोगों की तनख्वाहें हैं उनको फ्रीज रखें, बढ़ाएं ना, जबकि हुकूमत 20 से 50% तक भी सरकारी जो लोग हैं, मुलाजमीन जिनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हुई है इस इकनॉमिक जो टर्मोइल है इसके दौरान, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितने भी हमें आए हैं, मीशत हमारी जितनी डामाडोल हुई है, 20 से 50% तक पे में इंक्रीज जो है वो था डिस्कशन में। फाइनली 15 से 20% पे जो है वो बात फाइनल होने जा रही थी, लेकिन IMF इसमें रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। IMF कहता है जी कि आप तरक्याती बजट जो है वो जारी रखें, लेकिन आप ये जो अखराजात हैं अरबा अरब रुपया, क्योंकि मैं फिगर्स देख रहा था कल, आई थिंक कोई तकरीबन तकरीबन जस्ट अंडर 1000 अरब रुपया तनख्वाहों और पेंशन की मद में जाता है पूरे मुल्क में, जिसमें ज़ाहिर फौज की भी, सिविल के इदारों की भी, और सब की मतलब मिला के, ये कोई लादा लादा नहीं है कि सिर्फ सिविलियन की, सब की मिला के तकरीबन 1000 अरब रुपया बनता है ये तनख्वाहों और इसकी मद में। अब आप अगर खर्चे देखें अपने, हमारा इस दफ़ा 4000 अरब भी टैक्स नहीं इकट्ठा हुआ, 4000 अरब भी नहीं हुआ। 3000 अरब हमने सूद देना है कर्जों पर। कितना देना है? तकरीबन 2.5 से 3000 अरब। उसके बाद हमने देना है सूबों को NF जो भी होता है पैसा, हर साल बजट उनका उनके हवाले करना है, वफाक नहीं देना है। 4000 अरब भी हमारे पास पैसे नहीं पड़े हुए और हमने 2.5 से 3000 अरब हमने देना है सूद, और ये हमें तमाम कर्जों पे रियायत नहीं मिली, सिर्फ जो चंद कर्जे हैं उन पे हमें रियायत मिली है, तो कुछ कमी हो जाएगी उसमें जो हमने देना है मामलात सूद की और ये सारा कुछ। ओवरऑल हमें प्लानिंग लेकिन इसी की बनानी हो कि रियायत हमें मिली भी तो दिसंबर तक मिलेगी, आगे हमने क्योंकि इसी बजट के अंदर उसका हमने रखना है, जून तक जो है वो फिर दोबारा चलाना होता है आपने। फिर उसके बाद आप ये कर लें तनख्वाहें, तो 3000 के बजाय आप रियायत चले बड़ी मिल गई होगी, हमें 2000 अरब कर लेते हैं, बड़ा खुला डुला कर लेते हैं, सूबों को देना आपने पैसा, 1000 अरब आपने तनख्वाहें शायद निकालनी है, सारा कुछ करना है। उसके बाद आपने मिलिट्री बजट निकालना है, जो पिछली दफ़ा 1200 अरब था, इस दफ़ा 1300-1400 अरब या शायद 1500 अरब भी हो जाए, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा थ्रेट जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ है। हमारी जो आज एक और जो है वो हमने उनका क्वाडकॉप्टर जो है वो गिराया है, जो इस तरह आप कह सकते हैं जासूसी का छोटा जो ड्रोन होता है, आज फिर गिराया है हमारी आर्मी ने। तो इंडिया की कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही हैं, फॉल्स फ्लैग और जंग का भी खतरा है। आप मुझे बताएं, तकरीबन 3500 अरब से ज़्यादा शायद हमारा बजट खसारा होने जा रहा है, इससे ज़्यादा शायद। हालात ये हैं हमारे। तो इस दौरान फिर जब IMF आपसे कहता है कि इतने खसारे हैं आपके, तो आप क्यों तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो फिर उस मुल्क को जिन्हें मकरूज करके पिछले वाले छोड़ गए हैं, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अकड़ के खड़ा हो जाए और कहे जी कि मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा, मैं तो अपनी मर्जी से तनख्वाहें बढ़ाऊंगा। बड़ा मुश्किल है। फिर भी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे डटे हुए हैं। 5 पिछले दिनों में उन्होंने लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, वो अपनी ये बजट बनाने में पूरा अपना जो कर रहे हैं। नवाज शरीफ को मैं आपको बता रहा हूं, मालूमात की बुनियाद, नवाज शरीफ को पता भी नहीं होता था कि इसहाक डार क्या बजट बना रहा है। इसहाक डार ने जो खुद किया सब कुछ करके एक दिन आके बस बता दिया जी मियाँ जी तैयार हो गया बजट, कल पेश कर देना। यूं सूरत हाल होती थी, बाकी फिर ठीक है असेंबली में कोई बहस होनी, तो नवाज शरीफ को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था इन चीज़ों से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले 5 दिनों से, स्पेशली जब से ये कुछ मसाइल उठे हैं IMF की तरफ से, कुछ रोजाना की बुनियाद पे मीटिंग कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, उसमें हिदायत दे रहे हैं कि ये ऐड करो, ये निकालो, यूं करो यूं करो, क्योंकि मुझे रिलीफ देना है आवाम को, मुझे कोई नया टैक्स नहीं लगाना,
और मुझे जितना भी ज़्यादा मैं तनख्वाहों के मामले में हम मैक्सिमम अपने हालात को देख के कर सकते हैं वो करना है, और बाकी हालात को देख के हमें मैनेज करना है सब कुछ। मैं सिर्फ आपको ये सारी तफसील और ये लंबी बात इसलिए बताई है कि हालात मुश्किल हैं, आईएमएफ की शराइत इसलिए हैं कि हम कमज़ोर हैं। आईएमएफ का तो काम, वो एक पॉलिटिकल टूल है, उसके ज़रिए कंट्रीज़ को ब्लैकमेल किया जाता है, कंट्रीज़ की इकॉनमी को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कमज़ोरी हमारी है कि हम मकरूज़ हैं। क्या आईएमएफ ने आपको कहा था कि स्टील मिल को नुकसान में डालो? क्या आईएमएफ ने कहा था पीआईए को नुकसान में डालो? क्या आईएमएफ ने कहा था कि पीटीसीएल जब बेचो तो कितने मिलियन डॉलर जो है वो वसूल ही ना करो? पता नहीं 800 के 900 मिलियन डॉलर अभी भी वाजिबुल अदा हैं। वो सूद शूद मिला के अरब 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा होगी ये बात, आज तक कोई उसका पता ही नहीं है। कौन से आईएमएफ या अमेरिका या यहूदी साजिश ने आपको कहा था कि अपने सारे इदारे पीटीवी तक अपना जो है वो आप नुकसान में डालो? नहीं। अगर हमारे सारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज आज चल रहे होते, कामयाब होते, अरबा अरब रुपया कमा के दे रहे होते, बजाय इसके कि हम उन्हें फंडिंग कर रहे होते, आज सूरत हाल हमारी मुख्तलिफ होती। हमारी टैक्स कलेक्शन, किसने, आईएमएफ ने कहा था कि अपनी इकॉनमी को ब्लैक रहने दो और उसको जो है वो मेन स्ट्रीम में ना लाओ। ये 72 सालों में कौन से आईएमएफ ने आपको ये कहा है? कौन सी अमेरिका की साजिश है? कौन सी इसराइल की साजिश है? तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं और मुसीबत सारी पड़ी है इमरान खान के सर पे, जिनको अब ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ा। एक तरफ लोकस टिड्डी दल का अटैक है, एक तरफ आपकी मैशत बर्बाद इसलिए होगी है कि जो सारा कुछ ठीक हुआ था, जो सारी बेहतरी आई थी, वो सारा कुछ जो है वो अब कोरोना वायरस की तरफ वजह से नीचे चला गया है। कोरोना वायरस जब से आया है, से 2 महीने के लॉकडाउन में हमारा 800 अरब रुपए का, हमें गरीब मुल्क हैं, 800 अरब रुपए का टैक्स का नुकसान हो गया हमें, जो कलेक्शन होनी थी हमारी, क्योंकि कारोबार बंद कर दिए गए। कराची को बंद करके, वैसे तो नहीं ना पीपल्स पार्टी को जल्दी पड़ी हुई थी बंद करो पूरा कराची बंद करो, आपको सारा टैक्स ही जो है कराची से वसूल होता है ज्यादातर। तो ये सारा कुछ जो हुआ है ये बाय डिजाइन हुआ है, और आप देखेंगे तो आपको सारी सूरत हाल जो है वो समझ आ जाएगी कि मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं। इतना आसान नहीं है बजट बनाना और आगे चलना, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए इन हालात में। आने वाले दिनों में मैं आपको बताता चलूं कि अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा शोर पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसको कैश करने की कोशिश की जाएगी। मैं स्टील मिल के हवाले से आपको थोड़ी सी बात बता दूं, किसी ने मुझे मैसेज किया कि बड़ा दुख हुआ है जी कि आपने भी जो है स्टील मिल के हवाले से कहा जी ये ठीक कर रहे हैं, लोगों को जो जॉब से निकाल रहे हैं, और वहाँ पे पता नहीं, अब मैं इसको कंफर्म नहीं कर सका, मैंने कोशिश की थी गवर्नमेंट सोर्सेज से पूछने की कि इस बारे में क्या मामला है, क्योंकि जो वो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो स्टील मिल जहाँ पे कायम है, जहाँ पे ऑपरेशनल एरिया है, सिर्फ वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो स्टील मिल से रिलेटेड बाकी ज़मीनें हैं, जो मे भी कॉलोनी भी होगी स्टील मिल की जो है, वो नहीं जो है वो प्राइवेटाइज की जा रही। अब इसके बारे में कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन जिसने मुझे मैसेज किया उन्होंने ये कहा जी कि जो 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टील मिल कॉलोनी में रहते थे, वो बेघर हो जाएंगे जब आप उनको निकालेंगे जॉब से। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा मसला बनेगा और इसको अपोजिशन कैश करने की कोशिश करेगी। मैं सिर्फ आपके सामने एक सिंपल सिचुएशन रख दूं कि एक इदारा बंद पड़ा है, आईएमएफ के साथ जो आपने डील किया उसमें ये एक चीज़ मौजूद है, और मैंने आईएमएफ डील की तफसील इसलिए पहले बताई थी आपको कि हम मजबूर थे ये करने में, फिर भी हमने कम से कम चीज़ों पे माना। प्राइवेटाइज करना तो हमारी अपनी सोच है, हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं होता, कारोबार प्राइवेट लोग चलाते हैं। हुकूमत सिर्फ जो है वो टैक्स वसूली करती है और लोगों को सहूलियात देती है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है, ये हुकूमत का काम होता है। तो स्टील मिल जो है उसमें एक एवरेज अगर आप निकालें तो 23 लाख रुपया पर बंदे को मिलेगा एज अ गोल्डन शेक हैंड जो मिल रहा है। और उसमें क्या होगा कि उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि वो जॉब नहीं कर रहे थे, घर बैठे हुए तनख्वाह ले रहे थे, ज़्यादातर लोग कहीं और जॉब्स करते हैं। सो उन्हें अगर ये लमसम भी मिल जाएगा और वो कहीं और भी जॉब करते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान होगा आगे अपने मामलात को चलाना। उसमें कई लोगों को हो सकता है 23 लाख से कुछ कम मिले, कई लोगों को अप टू 70-80 लाख रुपया मिलेगा गोल्डन शेक हैंड में, जो थोड़े सीनियर लेवल पे थे। और ये वो तो किसी के साथ ऐसा हुकूमत ज्यादती नहीं कर रही कि ऐसी बात निकाल रहे, कंपनसेट किया जा रहा है लोगों को। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्टील मिल में सियासी भर्तियां हुई थी, तो इन सियासी भर्तियों की वजह से स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया गया है, और इस बेड़ा गर्क होने को ठीक करना ज़ाहिर है इसी हुकूमत का काम है। और ये हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जितने इदारे हैं, स्टैंड ऑन एंटरप्राइजेस हैं, उनको ठीक किया जाए। पीआईए की आपको पता है कि ठीक होना शुरू हुआ था, बीच में ये एक मसला हो गया, बीच में आपको पता है कि सीईओ को जो है वो हटा दिया गया, प्रॉब्लम, और पालपा तंजीम से प्रॉब्लम चल रहे हैं। बिल आखिर जल्द या बदेर पीआईए भी प्राइवेटाइज होगा।
ये जो एयरपोर्ट्स के बारे में बात हो रही है कि इनको भी जो है वो किया जाए आउटसोर्स, ये भी किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैनेजमेंट इस तरह नहीं हो सकती, हुकूमतों से नहीं चल रही हैं चीज़ें, और वहाँ पे असर रसूख है, सियासी भर्तियाँ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्राइवेट लोगों का ये होता है, और आपने नोट किया होगा, वो यार सरकारी नौकरी है बैठ के खाएंगे, लेकिन प्राइवेट नौकरी होती है नहीं और इतना काम लेते हैं। ये है ना सोच हमारी, हमें प्राइवेटाइज करने पड़ेंगे इदारे ताकि काम हो, काम चले। और ये स्टील का कारोबार तो आपको पता है कि एक एक बंदे ने कारोबार किया स्टील का, और वो अरबपति बन गए डॉलरों में। और हमारी स्टील मिल जो इतनी बड़ी, जिसकी कैपेसिटी बड़ी, जिसके पीछे स्टेट थी, वो नुकसान में जा रही है। सोचे ना, तो इसलिए इसका प्राइवेटाइज होना ज़रूरी है। उम्मीद है वो जो, जैसे अमाद अजहर ने कहा कि 10 से 15 पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड हैं, जाहिर है आप उनको पूरा मौका देंगे, वो अपने तरीके से चलाएं, जॉब एडवर्टाइज करें। जो 10,000 लोग अगर बेरोजगार हो रहे हैं, और अगर इतनों की ज़रूरत हुई, 8,950 है या 9,000 कुछ हैं, तो दोबारा उनको जॉब मिलेगी लोगों को। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिनको एक्सपीरियंस होगा काम करने का स्टील मिल में, वो दोबारा चले जाएं सीवीज लेकर। जब दोबारा चलेगी स्टील मिल, जाहिर उसने चलना तो है प्राइवेटाइज होकर, जाहिर है उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मैंने किसी जगह जॉब किया हुआ है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर मुझे वहां से जो है वो ले ऑफ किया जाता है, कोई नहीं आती है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, वो जॉब एडवर्टाइज करते हैं, मैं दोबारा जाऊंगा कि मैं 20 साल काम कर चुका था, वो तो मिल बेचनी थी तो इसलिए मुझे निकाला गया, वरना मेरा रिकॉर्ड देख लें आप, बड़ा अच्छा है, आपको फिर जॉब मिल जाएगी। सो अगर आपको चोर नहीं है, आपकी सियासी भर्ती नहीं हुई हुई, तो आपको दोबारा जॉब मिल जाएगी। और अगर सियासी भर्ती है तो भाई हम टैक्स पेयर के पैसे से आपको क्यों तनख्वाहें दें। तो नाज़रीन, आज की नशिस्त को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।